हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में। ये चैप्टर हमने जो है शुरू किया था। तो इसमें हमने एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, उनके साथ जो वो किस तरह से एक्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है उनसे किस तरह से जो अफेक्ट होता है, ये हमने देखा था। अब इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे हमने देखा था कि किस तरह से जो प्राणी है वो अनुकूलन करता है अपने एनवायरनमेंट में। डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। अब अडेप्टेशन देखेंगे, हम अनुकूलन देखेंगे। पर्यावरण में जो है पर्यावरण की चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो जीव हैं उन्होंने अलग से जो है बहुत विकल्प अपनाते देखा होगा। जैसे कि जीव विशेष कार्य की सामंजस्य द्वारा अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं, यानी वो अपने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में किस तरह से जो है वो एडजस्ट करते हैं। जो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, उसके अलावा बिहेवियर एडजस्टमेंट है, जैसे माइग्रेशन कर लेना टेम्प्रेरी और टू अ लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट। जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो राजस्थान में आते हैं, जो घाना पक्षी विहार है वहाँ पे ड्यूरिंग विंटर। तो वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उनको उनसे जो है भाग जाना, यानी उनसे जो है वहाँ से आ जाना, माइग्रेट कर लेना। तो इस तरह से बहुत सारे जो है अडेप्टेशन होते हैं, अनुकूलन किए जाते हैं ताकि जो सरवाइव किया जा सके। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये एक्चुअली अडेप्टेशन कहलाते हैं, इनको हम अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन क्या होता है कि यह जीव का कोई ऐसा गुण अकार्किक, कार्किक या व्यवहारिक है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए जो है ये उसको कैपेबल बनाता है अपने हैबिटेट में। ये यहाँ पे बहुत सारे अडेप्टेशंस जो है वो इवॉल्व हैं ड्यूरिंग लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम से, और जेनेटिकली ये फिक्स हो गए हैं। यानी अनुकूलन जो है ये विकास यात्रा के बाद जो है विकसित हुआ है और अनुवांशिकता ये स्थिर हो गए हैं। जैसे जल के बाह्य स्रोत ना होने पर उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल में कंगारू चूहा रहता है, वो क्या करता है, अपने जो बॉडी में फैट प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन करता है, जिसकी वजह से उसमें एक जो है बाय प्रोडक्ट वाटर होता है वो उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो आंतरिक वसा का ऑक्सीकरण, जिससे जल एक उत्पाद के रूप में जो है पर उत्पाद के रूप में निकलता है, उप उत्पाद के रूप में, और ये इसकी पानी की जो आवश्यकता है उसको पूरी कर देता है। इसके अलावा इसकी एक एबिलिटी होती है कि जो यूरिन होता है उसको ये सांद्रित कर सकता है, मूत्र को जो है कंसंट्रेट कर सकता है अपने। जिस वजह से जो लेस जो है वाटर का लॉस होगा इनकी बॉडी से इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो मरुस्थल के पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो है वो उनकी सतह मोटी हो जाती है, मोटी उपत्वचा यानी क्यूटिकल की बनी होती है, और उनके जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, वो अंदर की ओर धंसे होते हैं ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है, जो ट्रांसपिरेशन है, वो कम हो। और उसके अलावा उनकी लीव्स जो है वो कांटों में भी तब्दील हो जाती है, जो जीरोफिटिक वेजिटेशन है उनमें, जैसे कैक्टस वगैरह हैं। तो उनमें जो है ये पानी जो ट्रांसपिरेशन है उसको कम करने के लिए ये अडेप्टेशन हुए हैं। इसके अलावा इनमें जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है, CAM पाथवे, ये भी डेवलप हुआ है। कुछ जैसे नागफनी, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती है, कांटे के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकारी चपटे तनों के द्वारा ही होता है। जो फ्लैट इनके स्टेम है उन्हीं के द्वारा जो है, क्योंकि वो पूरे कैक्टस देखे होंगे आपने ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम के थ्रू ही करते हैं अपनी। अब जो ठंडी जलवायु है वहाँ पे स्तनधारियों के कान और पात जो है वो आमतौर पर छोटे होते हैं, ताकि जो हीट है, जो ऊष्मा है, उसका लॉस जो है वो मिनिमम हो। और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, एलन का नियम कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था बायोलॉजी में, RPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये एलन का नियम कहलाता है। और ध्रुवीय समुद्रों में जो सील जैसे जो जलीय स्तनधारियों की त्वचा के नीचे जो है वसा होती है, जिन्हें हम ब्लबर कहते हैं, और ये मोटी पोर जो परत है ये ऊष्मा रोधी होती है, यानी इंसुलेटर का काम करती है, इनकी बॉडी से जो हीट है उसको लॉस नहीं होने देती है। तो ये ध्रुवीय जो जगह है वहाँ पर भी आराम से ये रह सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं, जो कि उनको क्विकली जो है वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वहाँ पे जो है शीघ्र अनुक्रिया करते हैं, उसकी वजह से वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की वजह से। जैसे कि अगर हम पहाड़ों में जाएं,
हम क्योंकि हम प्लेन्स में रहते हैं, हम पहाड़ों पे जाएंगे तो हम मान लो कि जो मनाली वगैरह गए हम या लेह में गए, तो वहाँ पे हमको एल्टीट्यूड सिकनेस जो है वो महसूस हो सकती है। उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों को चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा थकान महसूस होती है और हार्ट की जो पल्पिटेशंस हैं वो हो जाती है, यानी हृदय स्पंदन में जो है वृद्धि हो जाती है। तो इसे हम टुंगता बीमारी यानी एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। और लेकिन थोड़ी देर बाद क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, यानी जो वायुमंडलीय दाब है, सॉरी, जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाई एल्टीट्यूड्स में कम होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे कम अवेलेबल रहती है। और ऑक्सीजन कम है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, चक्कर आएंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ये प्रॉब्लम चली जाती है जब हम वहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी जो है वो बढ़ जाते हैं, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो ये एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा आरबीसी हो जाएंगे तो वो जो है अच्छी तरह से काम कर पाएंगे ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे जो लाल रुधिर कोशिका का उत्पादन बढ़ाकर जो हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता है वो घट जाती है और श्वसन दर जो है हम बढ़ा लेते हैं। तो उससे जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। और लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं पहाड़ों में, तो उनमें क्या ये हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है? वो वैसे भी लाल टमाटर से होते हैं, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है उनमें ज़्यादा पाया जाता है ऑब्वियसली। तो जबकि जो प्लेन्स में रहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो हमें जो जितना होना चाहिए उतना ही हीमोग्लोबिन रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। उसके अलावा अधिकांश प्राणियों में जो उपापचयी अभिक्रियाएं हैं और इसलिए सभी कार्य की प्रकार्य संकीर्ण तापमान जो है परास में इष्टतम होती है, यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो एक नैरो टेम्परेचर रेंज जो है, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है उस पर वर्क करता है। हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया वगैरह, तो ये हॉट स्प्रिंग्स और जो डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स है वहाँ पे भी ये रह लेते हैं, जहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का जो है तापमान होता है। तो ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी की वो इस तरह की होती है, कॉम्पैक्टली ये जो है प्रोटीन और उससे बने होते हैं। तो ये इनको टॉलरेंस में जो है मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जो मछलियाँ हैं दक्षिण ध्रुवीय जो जल में जो है बहुत सारी मछलियाँ पनपती हैं। यहाँ पे तापमान जो शून्य से 0 से जो है कम रहता है, लेकिन इनका जो लिक्विड है, जो इनका जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड वगैरह, वो फ्रीज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक जो है स्पेशल टाइप का इंडिफ्रीजिंग जो है इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनकी बॉडी फ्लूइड्स को जो है फ्रीज़ होने से रोकता है उन सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में भी ये जो फ़िश है। उसके अलावा अनेक समुद्री अकशेरुकी और मछलियाँ महासागर की बहुत गहराई में भी रहती हैं, जहाँ दाब उस सामान्य जो है वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक होता है। तो ये जो है इनके अडेप्टेशन है कि हाई जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर रही हैं। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया है, कुछ स्पेशल जो है फीचर्स डेवलप किए हैं, फिजियोलॉजिकली चेंज हुआ है इनमें इवोल्यूशन के ड्यूरिंग, तो उसकी वजह से ये आराम से जो है वहाँ पे रह सकते हैं। कुछ जीव जो है अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए व्यवहारिक अनुक्रियाएं दर्शाते हैं, जैसे कि जो डेजर्ट लिजर्ड है, जो स्तनधारियों में अपने आवास में उच्च तापमान से निपटने के लिए जो कार्य की योग्यता है, वही जो है मरुस्थलीय छिपकलियों में भी जो है इस योग्यता की कमी होती है। जो डेजर्ट लिजर्ड है वो अपना टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकती, जैसे हम लोग जो है अपना टेम्परेचर आराम से जो है मेंटेन करके रख सकते हैं, इंटरनल टेम्परेचर। यहाँ पे जो डेजर्ट लिजर्ड है उसमें ये फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करती है, वो कुछ बिहेवियरल चेंजेस कर लेती है अपने अंदर, यानी वो जो है धूप में जो है बाहर नहीं जाएगी, अंदर बहुत गहराई के अंदर रहेगी। इस तरह से जो है चेंजेस करके और वो वहाँ पे डेजर्ट में जो है सरवाइव कर रहे हैं। इसके अलावा जो
तापमान जो है जब तापमान सुविधा स्तर के नीचे चला जाता है तब जो है ये धूप सेक सकते हैं और उसके द्वारा ये ऊष्मा अवशोषित कर सकते हैं, क्योंकि रात में जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है डेजर्ट में और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तब वह अपनी जो है छाया में चली जाती है। तो इस तरह से उसने बिहेवियरल जो है चेंजेस किए हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। बहुत सारे अडेप्टेशन होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। और कुछ जातियाँ भूमि के ऊपर की ऊष्मा से बचने के लिए मिट्टी में बिल खोदने की क्षमता होती है उनमें। जो डेजर्ट रैट वगैरह है वो तो बिल खोद के ही रहते हैं उसके अंदर। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन यानी समशिष्टियाँ। अब पॉपुलेशन के गुण क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं पॉपुलेशन के। तो अब हमने देखा है कि कोई भी अकेला इंडिविजुअल नहीं रहता है, अकेला तो कोई पॉपुलेशन बनाएगा नहीं। अगर किसी भी स्पीशीज़ का एक जना ही बच गया तो समझ लो कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, हो गई है, मतलब वो आखिरी बचा है तो वो क्या ही कर लेगा। यहाँ पे एकल व्यक्ति के दर्शन जो है विरले ही होते हैं और यहाँ पॉपुलेशन जो है ग्रुप होता है एक पूरा, उस एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में जो शेयर करे या फिर compete करे फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली जो है वो इंटरब्रीड करते हों, यानी एक दूसरे से जो है इंटरब्रीड करते हों, यानी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हों। ये जो है बनाता है एक पॉपुलेशन। तो इंटरब्रीडिंग में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी इसमें जो है पॉपुलेशन में गिने जाते हैं। तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ में उनको भी जो है हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मानेंगे उनको भी। अलैंगिक जन्म से जन्म लेने वाले व्यष्टियों का भी जो समूह है उसको भी पारिस्थितिक अध्ययन के लिए आमतौर पर संशिष्ट मान लिया जाता है, यानी पॉपुलेशन उसे भी मान लिया जाता है। जैसे कि आर्द्रभूमि के सभी जलकाक, वन क्षेत्र के सागवान के पेड़, संवर्धन प्लेट के जो जीवाणु हैं, जो पेट्री डिश में जो बैक्टीरिया है, कल्चर प्लेट में जो बैक्टीरिया है, उसके अलावा लोटस है, लोटस प्लांट है पॉन्ड में, तो और छोड़े गए आवास में जो चूहे हैं, तालाब में कमल के पौधे, ये सब मिलके जो है क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स हैं, ये पॉपुलेशन बनाते हैं। परिवर्तन जो पर्यावरण में परिवर्तनों का सामना करने के लिए जो है जो व्यक्ति है, जो जीव, विशिष्ट जीव जो है वो अडेप्टेशन करेगा। लेकिन ये जो टोटल जो चेंज है पॉपुलेशन लेवल पे, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो पॉपुलेशन लेवल पे ऑपरेट होता है, क्योंकि ये जो डिज़ायर ट्रेट्स हैं वो इवॉल्व होते हैं, पूरी पॉपुलेशन में होता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो सीखता है कि हाउ टू अडेप्ट इन अ एनवायरनमेंट। ये प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य जो है समशिष्ट स्तर पर ही होता है। इसलिए समशिष्ट पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी को समशिष्ट अनुवांशिकी यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स और जो डेवलपमेंट है उससे ये जोड़ता है, इवोल्यूशन से जो है ये जोड़ता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से जोड़ता है हमें ये इम्पॉर्टेंट एरिया है पॉपुलेशन जो है इकोलॉजी का। एक पॉपुलेशन में सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कुछ गुण होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के गुण हैं कि जन्म लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसमें होता है कि उसकी ग्रोथ रेट होगी, उसकी जो है बर्थ रेट होगी, उसकी डेथ रेट होगी। जन्म दरें और मृत्यु दरें जो है वो समशिष्ट की होती हैं, जबकि जन्म और मृत्यु जो है वो इंडिविजुअल का होता है। समशिष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर जो है हम कहते हैं। ये जो रेट्स हैं, जैसे कि मान लो एक तालाब में 20 जो है कमल के फूल हैं एक साल में, लास्ट ईयर थे। अब जो है रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए जो है पौधे उसमें आ गए, तो टोटल पॉपुलेशन जो है उसकी 28 हो गई है। अब इसकी जन्म दर हम मापेंगे कैसे कि 8 नए पौधे आए हैं कित पे, 20 पे, तो ये जो है 0.4 जो है संतति पर प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से जो है ये इसकी रेट हो जाएगी। और मान लो कि 40 जो है फल मक्खियाँ, 40 मक्खियाँ, जिसमें
4 जो है वो मर गई, मान लो 1 हफ्ते में मर गई। तो इसकी जो डेथ रेट हम कैसे निकालेंगे, 4/40, दैट इज़ 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ये इसकी डेथ रेट हो जाएगी। सो ये एट्रीब्यूट होता है एक पॉपुलेशन का, डेथ रेट और बर्थ रेट। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, वो होता है सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात, यानी कितने नर और मादा उसमें प्रेजेंट हैं। मान लो जो पॉपुलेशन है वो कितने प्रेजेंट है, मान लो कि 60% स्त्रियां हैं और 40% जो है नर हैं, तो ये उसका जो है सेक्स रेशियो जाएगा 60:40 का उस पॉपुलेशन का। अब यहाँ पे जो है हमें ग्राफ जो है ये दे रखे हैं, पिरामिड्स दे रखे हैं हमको। तो यहाँ क्या है, ये वाला पिरामिड क्या करता है कि ये जन्म पूर्व यानी प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है और ये जनन क्षम जो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा जब हो, जब प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से ज़्यादा हो तो ये एक्सपेंडिंग पिरामिड कहलाता है। ये ट्रायंगुलर शेप का है। और स्थिर पिरामिड वो होता है जिसमें जन्म पूर्व और जनन क्षम जो पॉपुलेशन है वो इक्वल हो, तो ये जो है स्टेबल कहलाएगा। और डिक्लाइनिंग वो होता है जिसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो कम हो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से, तो उसमें जो है डिक्लाइन होता है पॉपुलेशन में। ये जैसे कि जापान वगैरह की है, एक्सपेंडिंग जो है वो इंडिया की हो जाएगी, और स्टेबल मान लो यूएसए की। तो इस तरह से जो पिरामिड का ग्राफ है ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये 3 तरह के पिरामिड हो गए कि बढ़ रहा है, स्थिर है या फिर घट रहा है। अब समशिष्ट का जो साइज़ है उसके आवास में स्थित बहुत सारे जो है उनके बारे में बताता है ये, यानी जो साइज़ है पॉपुलेशन की, ये उसकी हैबिटेट के बारे में बताती है कि जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन ए पॉपुलेशन, कि वो जो है किसका आउटकम है, कंपटीशन का विद अनदर स्पीशीज़, या फिर जो प्रीडेटर है उनका इफ़ेक्ट है उस पर, या फिर जो पेस्टिसाइड्स के एप्लीकेशन की वजह से हुआ है, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो किस तरह से जो है प्रभावित हुआ है। इसकी जो है ये प्रक्रम अन्वेषण करना चाहें तो यहाँ पे जो है परभक्षी का प्रभाव हो, पीड़ानाशकी का प्रभाव हो, या फिर जो पेस्टिसाइड्स का जो है अनुप्रिय हमने अप्लाइड किया उसका प्रभाव हो, तो हम उसका मूल्यांकन हमेशा ही समशिष्ट के साइज़ में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन साइज़ का जो चेंज है उसके रिलेशन में हम इन इफ़ेक्ट्स को देखेंगे कि किस तरह से जो ये इफ़ेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की साइज़ को, जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है उसकी साइज़ को। ठीक है, तो जो साइज़ है ये जो है लो भी हो सकती है और या फिर मिलियंस में भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि भरतपुर आदि क्षेत्रों में जो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, या फिर जो साल है जो क्लेमाइडोमोनास है जो कि मिलियंस में पाई जाती है इन अ पॉन्ड, तो ये जो साइज़ है वो वेरी करती है ये। सो जो समशिष्ट है इसको जो पॉपुलेशन साइज़ है उसको हम टेक्निकली जो है समशिष्ट घनत्व कहते हैं, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। सो जो टोटल नंबर है वो जनरली जो वो क्या होता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका एक एप्रोप्रिएट मेजर होता है। सो इन सम केसेस हम जो है इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये उपयुक्त माप और आमतौर पर कुल संख्या है, लेकिन कुछ मामलों में अर्थहीन होता है या फिर इसका निर्धारण कठिन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो या अगर 200 गाजर घास एक एरिया में उगी, कैरेट ग्रास उगी हुई है, यानी पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है उगी हुई है, और वहाँ पे सिर्फ एक ही जो है विशाल कैनोपी वाला जो है बरगद का विशाल वृक्ष लगा हुआ है, तो अब उसकी एक ही है वहाँ पे, और जो गाजर है वो 200 हैं। तो अब लेकिन हम ये नहीं नकार सकते कि उस बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ है उसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है वहाँ के जो इकोलॉजी है उसमें। सो ये कभी कभी जो है बहुत ही जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मापना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, उस पर उसका कितना इम्पैक्ट है वो मापना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैरेट ग्रास से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है उस बनियन ट्री का होगा, उस बरगद के पेड़ का होगा उस कम्युनिटी में।
सो अगर समष्टि बहुत बड़ी है और गणना असंभव है या फिर बहुत समय लेने वाली, तो कुल संख्या को अपनाने का आधार भी जो है सरल नहीं है यहाँ पर। सो जैसे प्रयोगशाला में पेट्री डिश में जीवाणु का घना संदर्भ कल्चर करा रहे हो, तो अब उसकी घनत्व बताने की सर्वोत्तम माप क्या होगी, ये बताना जो है मुश्किल हो जाता है कभी। तो कभी कभी पारिस्थितिकी अन्वेषणों के लिए निक्षेप समशिष्ट घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं होती, यानी एब्सोल्यूट जो डेंसिटी है वो जानने की आवश्यकता नहीं होती है। अपेक्षित घनत्व से भी जो है उद्देश्य की पूर्ति भली भांति हो जाती है यहाँ पर। यानी हमको ज़रूरी नहीं है कि हम एब्सोल्यूट जो पॉपुलेशन डेंसिटी जाने, हम रिलेटिव डेंसिटी से भी जो है ये पर्पस हमारा अच्छी तरह से जो है फुलफ़िल हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का जानने का। सो जैसे कि एक बार में हमने एक तालाब में कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं, तो उसे हम बता सकते हैं, वो रिलेटिव डेंसिटी जो है उस यूज़ करके हम टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी जो है लेक में बता सकते हैं। तो कभी कभी हम रिलेटिव डेंसिटी यूज़ करते हैं और कभी जो हम एब्सोल्यूट करते हैं। जब इजी हो मापना तब एब्सोल्यूट यूज़ की जा सकती है, और अगर ये डिफ़िकल्ट हो तो हम रिलेटिव जो है वो माप उससे बता सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन होगी यहाँ पे। जैसे कि जो एनिमल सेंसस होता है उसमें जैसे टाइगर सेंसस है, तो बाघ यहाँ पे बाघ की गणना जो है पग मार्क जो है पग चिन्हों या फिर जो मल गुट्टिकाओं पैलेट्स के आधार पर की जाती है। सो इस तरह से जो है ये पॉपुलेशन और उसकी डेंसिटी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है समशिष्ट वृद्धि, सो ये पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो किसी भी जो स्पीशीज़ है उसका स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये चेंज होती है, वो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी कभी तो ये कभी भी जो है स्टैटिक प्राचल नहीं है, ये समय समय पर बदलता रहता है और ये विभिन्न कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि फूड की उपलब्धता, आहार की उपलब्धता, प्रभक्षण का दाब, मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये जो बढ़ना घटना है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डेंसिटी का, इसमें कि वो फ्लोरिश हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, उसमें जो है जन्म दर और आप्रवासन और मृत्यु दर और उत्प्रवासन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जन्म दर यानी नेटालिटी जो है वो टोटल नंबर ऑफ बर्थ होता है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ पॉपुलेशन, जो कि इनिशियली जो है डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि बर्थ हो रही है, नए मेंबर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है वो इनिशियली जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो आरंभिक जो है घनत्व यहाँ पे जुड़ता है, ये से में जुड़ती है ये जो जन्म है। और उसके अलावा दूसरी है मृत्यु दर, तो यहाँ मृत्यु दर जो है इससे कम होगी क्योंकि डेथ हो रही है। तो ये अवधि समशिष्ट में होने वाली मौतों की एक अवधि में, दी गई अवधि में, एक गिवन टाइम में जो है, गिवन पीरियड में डेथ जो है वो कितनी है पॉपुलेशन की। दूसरा है आप्रवासन यानी इमिग्रेशन, तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही जो है वह संख्या जो दी गए समय अवधि के दौरान आवास में कहीं से आए हों, सेम स्पीशीज़ के जो है इंडिविजुअल्स हो, कहीं और से आ गए हो उस हैबिटेट में उस टाइम पीरियड के अंडर, तो ये इमिग्रेशन होता है। और एमिग्रेशन यानी उत्प्रवासन, ये जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन जो कि उस हैबिटेट को छोड़ के जा चुके हैं कहीं और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो इनसे क्या है पॉपुलेशन घटती और बढ़ती। तो मृत्यु दर से कम हो जाएगी और उत्प्रवासन से जो है कम हो जाएगी। और आप्रवासन एंड नेटालिटी, इन दोनों से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।